हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्पोर्ट्स राउंडअप की एपिसोड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो न्यूज़ आ रही हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपको कन्वे करेंगे कि क्या-क्या हैपनिंग्स हो रही हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, स्पेशली क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भाईजान चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करा करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चले जी, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर साहब, उन्होंने गिला किया है जी कि उनको पीसीबी ने टी10 जो लीग अबू धाबी में हो रही है और बंगला टाइगर्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था, लेकिन पीसीबी ने उन्हें एनओसी जारी नहीं किया। अब भाईजान तुसी जो मीडिया ते बैठ के पीसीबी ਨੂੰ ਉਡਾਓਗੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਡਾਓਗੇ, ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ नहीं ਪਵਾਉਣਗੇ मेरा वीर। तो भाई पीसीबी ने फिर नहीं दिया गुस्से में, और बात यही सोर्सेज यही क्लेम कर रही हैं कि भाई वो जो स्वेयर क्रिटिसिज्म उन्होंने किया ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इन जो जिस चैनल पे भी वो निजी चैनल पे बैठे हुए थे वर्ल्ड कप के दौरान, तो बहुत स्वेयर किस्म का क्रिटिसिज्म उन्होंने ना सिर्फ बाबर आजम पे किया, कोच पे किया, रमीज राजा को भी नहीं बख्शा। मतलब जो दिल में आया उन्होंने बोला। पीसीबी खास तौर पर रमीज राजा कह रहे हो, सोच रहे होने का बेटा ठहर जा, वर्ल्ड कप हो साढ़े हत्ते भी चढ़ेगा ना तू। तो अब वो उनके हत्थे चढ़े हैं, तो भाई उन्होंने एनओसी जारी नहीं किया। बाकी और प्लेयर्स को इशू किया है, लेकिन मोहम्मद आमिर को नहीं किया। अब ये एक आईने की एक साइड होगी ना। मेरे हिसाब से पीसीबी को यार एक इदारे को इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इदारों पे तो तनकीद होती रहती है। ठीक है, इदारों पे आपके एक्स प्लेयर्स हैं, जो भी है, आपको तनकीद लेनी चाहिए। ऑन योर चिन, ऑन योर चेस्ट, आपको ये तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आमिर ने कोई ऐसी वैसी बात कर भी दी है, तो आपको बस आप लीगल नोटिस भेजने शुरू कर दिया आपने खिलाड़ियों को। बस जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है, वो सहाफ़ियों को नहीं बोलने देती, वो उनको मसले मसाइल चल रहे हैं। पीसीबी भी वही सेम उस पर चल पड़ा है, उसी डगर के ऊपर, कि अगर कोई एक्स क्रिकेटर या कोई भी जो एक्स क्रिकेटर है वो बात करता है मीडिया पे बैठ के, तो उसको लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं, उसका ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया जाता है कि जी ये कुछ आप बोल रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। इदारों को नहीं होना चाहिए इस तरह, इदारों को क्रिटिसिज्म लेना चाहिए। और इस तरह के जो बदले होते हैं ना, ये अपने अंदर वाली जो होते हैं कि तेनों मैं दसांगा, आ तू जरा सामने आ, कल मेरे थले आएगा तेनों फिर दसांगा, मतलब इस तरह की चीजें पर्सन टू पर्सन तो अच्छी लगती है, लेकिन इदारा एक ऊपर लेवल की चीज है। इदारे को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ज्यादती की गई है मोहम्मद आमिर के साथ। को क्या, मैं मोहम्मद आमिर का खुद भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन वैसे मैं अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये एक ज्यादती है। तो पीसीबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भाई ऐसा कर दिया। और मोहम्मद आमिर को टी10 लीग अबू धाबी का जो एनओसी था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो इशू नहीं किया गया। इसलिए मोहम्मद आमिर अब टी10 लीग में बंगला टाइगर्स की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। चले जी, ये थी न्यूज। आपको मैंने कहा मोहम्मद आमिर से रिलेटेड बड़ी शोर मचा हुआ था ट्विटर पर, तो वो भी बता दें। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं पीएसएल से रिलेटेड भी कुछ खबरें आ रही हैं। अंपायर्स जो हैं वो अनाउंस कर देंगे उनके नाम, वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा जो है पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है, उसका वेन्यू का भी जो है वो न्यूज़ और सोर्सेज बता रही हैं कि उनके जो वेन्यूज हैं वो भी बताए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इस दफ़ा अनलाइकली, कि आप सोच नहीं सकते कि कहाँ हो रही है, ना लाहौर में, ना कराची में, ना पिंडी में, सर मुल्तान में। तो ये बहुत बड़ी बात है साउथ पंजाब के लिए। तो मुल्तान में सोर्सेज ये बता रही हैं कि ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है पीएसएल की, जो अभी 9 फेब से स्टार्ट होगा। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके अलावा जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन है वो खेला जाएगा मुल्तान और कराची के अंदर। ठीक है, और सेकंड हाफ ऑफ द सीजन जो है वो लाहौर और रावलपिंडी के अंदर जो है पीएसएल का वो खेला जाएगा। यानी कि इसको 2 हाफ्स में करवाया जाएगा। मुल्तान और कराची फर्स्ट हाफ होगा, आधे आधे मैचेस जो है, सारी टीमें 5-5 मैचेस इन 2 ग्राउंड्स में खेलेंगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो 5-5 मैचेस होंगे वो जाके खेलेंगी पिंडी में और लाहौर में। तो इसके साथ साथ ही जो अंपायर्स अनाउंस किए गए हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी अनाउंस किए गए हैं इस पूरी जो इंग्लैंड सीरीज है उसके लिए। इसके बाद जोल विल्सन और एहसन रजा जो पाकिस्तानी अंपायर हैं, और जोल विल्सन, ये फील्ड अंपायर्स होंगे रावलपिंडी टेस्ट, जो फर्स्ट टेस्ट हो रहा है या स्टार्ट होगा ये कम दिसंबर से। तो ये उसके लिए जो है ये अंपायर्स होंगे। एहसन रजा पाकिस्तान में, और जोल विल्सन जो है वो होंगे। इसके अलावा जो मरेज एरेस्मस और अलीम डार जो है वो मुल्तान में फील्ड अंपायर होंगे, और जोल विल्सन और एहसन रजा दोबारा कराची में फिर वही
फील्ड अंपायर्स होंगे। तो ये थे पीएसएल से रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ थी कि एक तो आपको बता दिया वेन्यूज़ के बारे में, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में, और साथ ही इंग्लैंड सीरीज़ के लिए जो अंपायर्स अनाउंस किए गए हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया है। इसके बाद थोड़ी पाकिस्तान डोमेस्टिक सीज़न की बात कर लेते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ फाइनल रह गया उसका, जो कि नॉर्दर्न और सिंध के माबैन खेला जाएगा। 26 नवंबर से उसका आगाज़ होगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस दफ़ा का जो कायद-ए-आज़म का जो सीज़न था, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो फर्स्ट क्लास मैचेस थे, 10-10 मैचेस जो होते हैं, वो कैसा रहा? कौन से खिलाड़ी जो थे वो ऊपर रहे, कौन से खिलाड़ी बिलो पार रहे, किस-किस खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हुई और उसको टेस्ट कॉल नहीं दी गई, और जिसको टेस्ट कॉल दी गई उसकी क्या परफॉर्मेंस थी इस सीज़न के अंदर। तो आपको ये बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हैं, वो जो है इस तरह की सिलेक्शन पॉलिसीज़ के ऊपर कारबंद हैं। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं बैट्समैन, जो कंसिस्टेंट बैट्समैन थे जो इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हीप्स ऑफ रन्स स्कोर किए हैं। तो उनमें जो पहले नंबर पे हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। इसको गो के फर्स्ट क्लास सीजन खिलाए बगैर ही पाकिस्तानी टीम में डाल दिया गया, इंस्टिंक्ट के ऊपर के कोच को ये लगा कि ये बेहतर खिलाड़ी है तो इसको खिलाया जाना चाहिए, टेक्निक बहुत सॉलिड है इस बच्चे की। तो अब्दुल्ला शफीक ने ये पहला फुल फ्लेज सीजन खेला है, जिसके अंदर उन्होंने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं, और 9 मैचेस के अंदर अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउट क्लास रही है। आपको अभी बताता हूं मैं एग्जैक्ट फिगर्स। 9 मैचेस में, और अब्दुल्ला शफीक पहले नंबर पे हैं इस सीजन में, 9 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक ने बनाए हैं 867 रन्स। जी हां, 867 रन्स अब्दुल्ला शफीक स्कोर किए हैं इस सीजन के अंदर। 72 की उनकी एवरेज थी, 232 उनका हाईएस्ट था, डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। 232 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा इस सीजन में, और 72 की एवरेज के साथ वो ये सीजन खेले हैं। और अगर मैं बात कर लूं उनकी सेंचुरीज की, तो उन्होंने इस सीजन में 3 सेंचुरीज और 4 अनिस्ट सेंचुरीज भी स्कोर की। तो अब्दुल्ला शफीक, वेल डन, आप डिजर्व करते हैं। आपको अब जो है आप मजीद निखर के सामने आएंगे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के अंदर, क्योंकि आप, यही हम बात करते रहे हैं कि आप डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस जरूर दिया करें अपने न्यू यंगस्टर्स को, और उनको फॉरन पीएसएल की, हालांकि ये पीएसएल की परफॉर्मेंस तो नहीं आया, आया टी20 परफॉर्मेंस पे ही है, नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस पे आया था ये, कि इसने अपने डेब्यू के ऊपर ही 100 कर दिया था। तो टेक्निक अच्छी थी, तो ये बंदा डिजर्व करता है, ये पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड में भी इस टाइम शामिल है, तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर बात करें जो सबसे बड़ी जो ज्यादती है, इतनी ज्यादतियां फवाद आलम के साथ हुई हैं, उतनी बस समझ लो उससे डबल ज्यादती इस लड़के के साथ भी है, इस उस्मान सलाहुद्दीन। हमें सबको उस्मान सलाहुद्दीन का ट्विटर हैशटैग भी चलाना चाहिए, जस्टिस फॉर उस्मान सलाहुद्दीन। क्यों आप लोग उस्मान सलाहुद्दीन की बात नहीं करते? इसलिए बात नहीं करते कि उसका मीडिया में कोई दोस्त नहीं है, मीडिया में उसके साफी वाकिफ नहीं है जो उसकी बात कर सकें। तो ये थोड़ा सा इशू है। उस्मान सलाहुद्दीन की अगर मैं आपको इस सीजन की परफॉर्मेंस बताऊं, तो उसने भी 9 मैचेस खेले हैं, और अब्दुल्ला शफीक से सिर्फ और उसके 5 रन कम है। अब्दुल्ला शफीक ने 867 रन स्कोर किए थे, जबकि उस्मान सलाहुद्दीन ने 862 रन स्कोर किए हैं। अगर एवरेज की बात की जाए, तो उस्मान सलाहुद्दीन ने 66 की एवरेज मेंटेन की इस सीजन के अंदर। और अगर मैं उनकी सेंचुरीज की बात करूं, तो उनकी सेंचुरी एक ज्यादा है अब्दुल्ला शफीक से, उनकी 4 सेंचुरीज हैं, अब्दुल्ला शफीक की 3 सेंचुरीज थी। तो उस्मान सलाहुद्दीन ने 4 सेंचुरीज और 3 सेंचुरी स्कोर की, जबकि उनका हाईएस्ट जो स्कोर था वो 135 था। याद रहे कि उस्मान सलाहुद्दीन ने इस सीजन के एक मैच के अंदर सेंचुरी इन ईच इनिंग्स भी स्कोर की हुई है। तो इसके साथ जो ज्यादतियों का सिलसिला है पीसीबी का, मोहम्मद वसीम का, वो जारी है। ये क्यों नजर नहीं आ रहा है इनको टॉप परफॉर्मर? आगा सलमान तो उनको नजर आ गया। आगा सलमान, उसकी परफॉर्मेंस में आपको अभी बताता हूँ जी, अभी रुके। आगा सलमान साहब जो हैं जी, जो इस टाइम पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल हैं, तो जी आगा सलमान 9 मैचेस उन्होंने भी खेले हैं, उन्होंने बनाए हैं, आगा सलमान ने 662 रन। उस्मान सलाहुद्दीन के 862 रन, आगा सलमान के 662 रन, 200 रन उसने ज्यादा बनाए हुए हैं। अच्छा, आगा सलमान ने 158 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, इनका हाईएस्ट स्कोर है, 57 की एवरेज। उस्मान सलाहुद्दीन की एवरेज कितनी थी? 66 की, और आगा सलमान की एवरेज है 57 की। आगा सलमान ने अपने इस 9 मैचेस के अंदर जो है वो 55, 56, 57 की एवरेज के साथ स्कोर किया है। और अगर हम बात कर लें, तो ये आप देख लें कि यार, अब आपको उस्मान सलाहुद्दीन नजर नहीं आ रहा, आगा सलमान टीम के अंदर है, उस्मान सलाहुद्दीन टीम से बाहर है। मतलब इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या हो सकती है मेरे भाई?
क्यों आप ज्यादतियां करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, अल्लाह ताला देख रहा है भाई, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि अल्लाह ताला देख रहा है, इंसाफ करो। अगर आपके पास अल्लाह ने कोई इख्तियार दिया है, कोई ओहदा दे दिया है, तो मेरे भाई पसंद नापसंद में ना पड़ो, मेरिट पे फैसले करो, मेरिट पे। गो के मोहम्मद वसीम साहब आप भी डिजर्व तो नहीं करते ये ओहदा जिस ओहदे पे आप बराजमान है। बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी एक टेस्ट जो चीफ सिलेक्टर का ओहदा है, एक बड़ा ओहदा है, उस पर आप भी डिजर्व नहीं करते। लेकिन अगर आपको इस ओहदे पे अल्लाह ने बिठा ही दिया तो मेरे भाई अपनी कमियों कोताहियों का जो गुस्सा है वो दूसरों से मत लो, गुस्सा ना निकालो दूसरों पे, उनका इंतकाम का निशाना डिजर्विंग क्रिकेटर्स को मत बनाओ। अगर आपका कैरियर प्रोलॉन्ग नहीं हो सका, अगर आपको टीम से बाहर कर दिया गया है, जो भी सीन है, जो भी सियासत आपके कैरियर में हुई, उसका खुदारा उसका बदला जो है वो इन यंगस्टर्स से ना लें। तो ये थी उस्मान सलाहुद्दीन की कहानी। उस्मान सलाहुद्दीन जो इस सीजन का टॉप रन गेटर है, 5 रन के फर्क से वो दूसरे नंबर पे है, सेंचुरीज भी उसकी 4 हैं और वो टीम में शामिल नहीं हुआ। हालांकि इस दफा बहुत उम्मीद थी कि शायद उस्मान सलाहुद्दीन को टेस्ट कॉल दे दी जाएगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो तीसरा सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन है इस सीजन के अंदर, वो है जी बड़े हैरानगी तौर पे मोहम्मद हुरैरा, जो कि एक यंगस्टर है, मेरे ख्याल में 20-21 साल का यंगस्टर है। मोहम्मद हुरैरा का भी ये पहला सीजन है फुल फ्लैज जो उसने खेला है, और मोहम्मद हुरैरा ने 10 मैचेस खेले हैं सीजन के अंदर। 803 रन उस बच्चे ने बनाए हैं 68.54 की एवरेज के साथ, और उसमें 173 उसका हाईएस्ट स्कोर था, जिसमें 3 सेंचुरियां और 2 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं इस बच्चे की। तो मोहम्मद हुरैरा एक अपकमिंग टैलेंट है, और कहा यह जा रहा है कि शुएब मलिक के शायद भतीजे या भांजे हैं मेरे ख्याल में। तो ये बड़ा अब अच्छा टैलेंट है, और इस सीजन के अंदर निखर के और उभर के सामने आया ये बच्चा। तो ये वन फॉर द फ्यूचर है, इस पे हम नजर रखेंगे कि आगे कैसी परफॉर्मेंस करता है। हम एक सीजन वंडर तो नहीं बनाएंगे इसको, तो बाकी पीसीबी को चाहिए कि इसको नजर में रखे और इसको चांसेस दिए जाएं, डोमेस्टिक के अंदर भी, पीएसएल के अंदर भी। तो इसमें मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है मोहम्मद हुरैरा। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो चौथा कामयाब तरीन बैट्समैन है इस सीजन का, वो है जी सऊद शकील। ये चौथे नंबर पे हैं, और सऊद शकील को टेस्ट कॉल दी गई है, तो ओके हो गया। सऊद शकील ने जी 8 मैचेस खेले हैं इस सीजन में, 754 रन, 754 रन सऊद शकील ने स्कोर किए हैं इस सीजन के अंदर, जिसमें 187 रन नॉट आउट उनकी बड़ी कमाल की एक इनिंग्स थी। और जो एवरेज इन्होंने मेंटेन किया वो ऑलमोस्ट 69 की एवरेज से सऊद शकील ये सीजन खेले हैं। अगर हम बात करें इनकी सेंचुरीज के बारे में, तो सऊद शकील ने 4 सेंचुरीज बनाई हैं, 50 इसका कोई नहीं है, यानी कि सीधा सेंचुरियां की हैं इसने। तो 4 सेंचुरीज और कोई 50 नहीं बनाई, और पाकिस्तान में समझ लें इस सीजन के अंदर ये चौथे कामयाब तरीन खिलाड़ी रहे हैं। तो सऊद शकील टीम के अंदर है। पहले जो 4 बंदे मैंने आपको बताया उसमें से 2 टेस्ट टीम के अंदर है और 2 नहीं है। उस्मान सलाहुद्दीन भी नहीं है, उस्मान सलाहुद्दीन नहीं है, और मोहम्मद हुरैरा नहीं है। मोहम्मद हुरैरा तो अभी बच्चा है, तो अभी उसकी बात नहीं करते। हाँ जी, असद शफीक एक क्रिकेटर होता था, आपको भूल तो नहीं गए उसको। असद शफीक भाईजान एक टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान का, जिसने तकरीबन ऑलमोस्ट 70 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के, 77 टेस्ट मैचेस मेरे ख्याल में खेले हैं उसने। और उसको टीम से बाहर किया गया, उसकी 1-2 सीरीज खराब गई, टीम से बाहर कर दिया गया। जब आपका एस प्लेयर टीम से बाहर जाता है और अगर वो परफॉर्म करता है, फर्ज करो एक अच्छा खिलाड़ी टीम से बाहर हुआ, और डोमेस्टिक मैंने देखा कि एक बंदे ने किया 700 स्कोर, और एक मेरा जो मेन खिलाड़ी था वो भी फॉर्म में वापस आया, उसने 600 स्कोर कर दिया, तो क्या आप उसको वापस बॉल नहीं देंगे? यही कुछ हो रहा है असद शफीक के साथ भी। तो बहुत ज्यादतियों का सिलसिला जारी है। असद शफीक इस सीजन के 5वें कामयाब तरीन बैट्समैन है। असद शफीक ने 10 मैचेस में 731 रन बनाए हैं, 731 रन इन 10 मैचेस, और 131 उनका जो है वो हाईएस्ट स्कोर था। और असद शफीक 52 की एवरेज के साथ ये सीजन खेले हैं। अगर असद शफीक की सेंचुरीज और 50s की बात की जाए, तो उन्होंने 3 सेंचुरियां और 3 ही निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। तो ये थे पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का ये सीजन हुआ है, इसके टॉप 5 बैटर्स, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से उस्मान सलाहुद्दीन एक ऐसा नाम मुझे नजर आ रहा है जिसके साथ बहुत ज्यादा जो है डिसऑनेस्टी बरती जा रही है, ठीक है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आप कह सकते हैं। जानबूझकर जो है हम इग्नोर करते हैं डिजर्विंग खिलाड़ियों को, और अपनी पसंद के खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया जाता है।
तो मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा उस्मान सलाहुद्दीन के लिए, हैशटैग उस्मान सलाहुद्दीन। आप भी ट्विटर के ऊपर इसको चलाएं भाई, ज्यादती ना होने दें। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग ये काम कर सकते हैं। प्लीज़ इसको ट्रेंड बनाएं ट्विटर के ऊपर, हैशटैग जस्टिस फॉर उस्मान सलाहुद्दीन, जो कि इस सीज़न का भी कामयाब तरीन खिलाड़ी, कामयाब तरीन बैट्समैन रहा पाकिस्तान की तरफ से। अगर हम बात करें टॉप 5 जो बॉलर्स हैं काज़िम ट्रॉफी के, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बताया चलता हूं अबरार अहमद जी। ये एक मिस्ट्री स्पिनर है जो इंग्लैंड के खिलाफ होम जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी T20 इंटरनेशनल की 7 मैचेस की, उसमें भी इसको सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कोई मौका नहीं दिया गया। तो अब इसको टेस्ट टीम में कॉल दी गई है क्योंकि इसने बहुत ही कमाल का सीजन खेला है। ये सिंध की तरफ से 7 मैचेस इसने खेले हैं और इसने 43 विकेट्स ली हैं एट एन एवरेज ऑफ, मैं आपको इसकी एवरेज भी बताता हूं, एट एन एवरेज ऑफ 21.95, यानी कि सिर्फ 22 रन की एवरेज। बहुत ही कमाल की एवरेज है एक स्पिनर के लिए, यानी कि हर 22 रन दे के एक विकेट ले रहा है ये बच्चा। तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो कि ये कैरम बॉल भी करता है, ये जो है गुगली भी करता है, ये लेग ब्रेक भी करता है, ये ऑफ स्पिन भी करता है। तो एक मिस्ट्री बॉलर है और सब कुछ फिंगर से ही कर रहा है, ठीक है, फिंगर स्पिनर है। तो ये जज नहीं हो रहा, इसीलिए इसने काफी अच्छे जो हमारे डोमेस्टिक के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो बैट्समैन, उनको भी ट्रबल में डाली रखा इस पूरे सीजन में। और इसमें अगर मैं बताऊं, इसने 5 दफा 5 विकेट हॉल लिया इस सीजन में और 1 दफा 10 विकेट हॉल लिया। तो कमाल का इस बच्चे का परफॉर्मेंस था इस सीजन के अंदर और डिजर्व करता था इसको कॉल दी जाए। तो ये एक अच्छी कॉल थी मोहम्मद वसीम की। देखिए जो बात ठीक है, हम पर्सनल नहीं हो रहे, हम सिर्फ आपके डिसीजंस पे बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी कॉल थी, बोल्ड डिसीजन था कि यासिर शाह और नुमान अली और साजिद खान वगैरह की मौजूदगी के अंदर आप एक यंगस्टर को कॉल दे रहे हैं टेस्ट मैच के लिए। तो ये एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन था मोहम्मद वसीम का और मैं आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो दूसरे कामयाब तरीन बॉलर हैं इस सीजन के, वो एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं मुबस्सिर खान। नॉर्दर्न से ये खेलते हैं। इन्होंने 10 मैचेस के अंदर 28 विकेटें ली हैं। मतलब अब फर्क देखें स्पिनर्स के कितनी ज्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस बनी है इस दफा हमारे डोमेस्टिक सीजन के अंदर के। सेंट्रल पंजाब के 10 मैचेस ही ड्रॉ हो गए, मतलब वो हारी नहीं, ना हारी ना जीती, सारी मैचेस उसके ड्रॉ हो गए, ठीक है। तो इस दफा जो डिसीजंस जो आने थे मैचेस के, जो फैसले रिजल्ट्स आने थे, वो नहीं आए ज्यादातर। तो पिचेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फट्टा विकेटें आपने दी हैं और जिसपे बैट्समैनों ने जो है बहुत ज्यादा स्कोर किया है। तो मुबस्सिर खान जो है ये भी यंगस्टर ही हैं, नॉर्दर्न से खेलते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन 10 मैचेस में 28 विकेट्स को मैं कोई इतना अच्छा नहीं मानता क्योंकि परफॉर्मेंस कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। अगर आमिर जमाल की बात करें, जिसको इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 2 मैचेस खिलाए गए, जिसपे उसने 1 मैच जितवाया था आखिरी ओवर करके, आपको याद होगा मोइन अली को उसने आखिरी ओवर किया था, बड़े अच्छे यॉर्कर मारे थे। तो आमिर जमाल तीसरा कामयाब बॉलर है इस सीजन का, ये भी नॉर्दर्न का खिलाड़ी है और इसने 8 मैचेस में 25 आउट किए हैं। तो ये कुछ बेहतर है क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है। तो इसी पे मैं आपको लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने आप यही डिस्कस कर रहा था आपसे कि फहीम अशरफ और आमिर जमाल के बीच में टाई पड़ चुका था। मोहम्मद वसीम का ये कहना था कि किसको टेस्ट में लिया जाए। तो क्योंकि फहीम अशरफ एक्सपीरियंस थे, टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हमने एक्सपीरियंस को प्रेफर किया है कि फहीम अशरफ को ले लेते हैं टीम के अंदर। हालांकि फहीम अशरफ ने बैटिंग तो अच्छी की है सीजन के अंदर, सेंचुरी भी स्कोर की है, लेकिन विकेट्स उनकी आमिर जमाल से कम है। तो आमिर जमाल जो है वो तीसरे कामयाब तरीन बॉलर हैं, फास्ट मीडियम ऑलराउंडर हैं ये भी। तो ये भी नॉर्दर्न के खिलाड़ी हैं। तो ये तीसरे नंबर पे 8 मैचेस में इन्होंने 25 आउट किए हुए हैं। इसके बाद चौथे कामयाब तरीन खिलाड़ी थे मोहम्मद अली, जिनको टेस्ट कॉल दी गई है। राइट आर्म मीडियम फास्ट स्विंग बॉलर हैं ये, मेरे हिसाब से कंडीशंस के बॉलर हैं, पेस इतना नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि इनको मौका दिया जाता है या नहीं। पहले टेस्ट में मुझे नहीं लग रहा कि इनको मौका मिलेगा। इनकी परफॉर्मेंस में बताऊं मोहम्मद अली की, तो इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस में इन्होंने 24 आउट किए हैं। ये एक अच्छी कारकर्दगी है मेरे हिसाब से। और इनको ये सेंट्रल पंजाब की तरफ से ये सीजन खेले हैं। तो ये टेस्ट टीम में इनको कॉल दे दी गई है इनकी स्विंग बॉलिंग की वजह से, क्योंकि हमारे पास न्यू बॉल का बॉलर नहीं है और हमारे पास फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं है। इस टेस्ट सीरीज का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, तो हम लैक कर रहे हैं एक्सपीरियंस। तो उन्होंने शायद देखा होगा मुझे कि न्यू बॉल का बॉलर एक लेते हैं जो शायद अर्ली ऑन हमें विकेट्स ले के दे सके। इसके बाद मोहम्मद उमर है जी, एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, सिंध की तरफ से ये खेलते हैं। ये 5वें कामयाब तरीन बॉलर हैं इस सीजन के। इन्होंने
8 मैचेस में 24 ही आउट किए हुए हैं 8 मैचेस में। तो इस दफा आपको अगर आप बॉलिंग में देखेंगे ना तो काइजर ट्रॉफी में बॉलर्स ने इतनी विकेट्स नहीं ली हुई। तो उस हिसाब से जो है ये जो सीजन था ये बैट्समैन के नाम रहा। पिचेस की क्वालिटी पे भी सवालिया निशान है, बहुत ही गंदी पिचेस बनाई गई, बिल्कुल फट्टा रेड़ा विकेट बनाई गई, ना टर्न हो रहा था बॉल और ना ही सीम स्विंग हो रहा था इतना। ठीक है, तो आपको ये आप जो स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि पहले नंबर वाला जो खिलाड़ी है उसकी 43 विकेट्स हैं, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसकी 28 विकेट्स हैं, तो कितना 15 विकेट्स का तो यही डिफरेंस आ गया। ठीक है, और आपका टॉप 5 में जो आ रहा है बंदा उसकी 24 विकेट हैं सिर्फ। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी जो पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो अभी तक सर रमीज राजा साहब अप टू द मार्क या अप टू द स्टैंडर्ड नहीं हुआ। हालांकि आप जब आए थे नए नए तो आपने यही गर्दान अलापी थी, यही राग अलापा था कि हमने जी पिचेस को ठीक करना है, वो जी मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, वो जी फलाना आ रहा है तमकाना आ रहा है, कुछ भी नहीं होया भाईजान, वही सेम चीज चल रही है और कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि जिससे हमें इस सीजन के अंदर पता चलता है कि जी बराबर की लड़ाई हो रही है बैट्समैन और बॉलर में और दो फिर मजा आता है ज्यादा। ठीक है, तो ये थी डोमेस्टिक सीजन के बारे में आपको रिपोर्ट दे दी, टॉप 5 बॉलर्स आपको बता दिए, टॉप 5 बैट्समैन आपको बता दिए, उस्मान सलाउद्दीन डिस्कस हो गया कि उसके साथ कितनी ज्यादती हुई है, उसका कितना अच्छा सीजन ये गया है। तो अब आपको जो है थोड़ा सा और न्यूज के बारे में बताते हैं जो इंटरनेशनली भी हुई है। आपको याद होगा पाकिस्तान जून के अंदर या जुलाई के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका का टेस्ट मैच हुआ था और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान ने चेस किया था, हिस्टोरिक चेस थी, 342 रन का टारगेट था और वो अब्दुल्ला शफीक की कमाल की इनिंग्स आपको याद होगा, वो मैच जिता के ले गया। तो श्रीलंकन पार्लियामेंट के अंदर उनका बंदारा कोई पार्लियामेंटेरियन है, उसने ये क्लेम किया है कि वो टेस्ट जो था वो फिक्स था और उसने साथ ये भी कहा कि उस फिक्सिंग के अंदर पूरा का पूरा बोर्ड श्रीलंका का इन्वॉल्व था। अब उसने श्रीलंकन बोर्ड पे इल्जाम लगाया, फिक्स किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अब नहीं पता। तो श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से ये स्टेटमेंट इशू हुई है कि उन्होंने कहा कि आईसीसी का जो एंटी करप्शन पैनल है उनको उन्होंने वेलकम किया कि प्लीज आप आके इसको देखें क्योंकि ये हम पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा है और इससे हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा डैमेज होगी। तो उन्होंने आईसीसी को कहा कि अगर आप चाहें तो आके एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं उस मैच के बारे में। जबकि उनका ये भी कहना था कि हम जो इल्जामात लगाए गए हैं इनको रद्द करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक इशू बना है और इसको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आईसीसी क्या फैसला करती है ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके साथ श्रीलंकन बोर्ड से रिलेटेड एक और न्यूज थी कि चमीका करुणारत्ने उनके फास्ट बॉलिंग जो ऑलराउंडर हैं उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, कोई कुछ प्रोटोकॉल्स का ख्याल जो नहीं किया गया, प्लेयर का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वजह तो नहीं रिवील की गई कि किस वजह से किया गया, लेकिन 1 साल के लिए उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उनको क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। तो ये श्रीलंका से रिलेटेड 2 बुरी न्यूज थी, ये आपको बता दिया है। इसके अलावा शकीबुल हसन जो है बांग्लादेश के जो कैप्टन है वो इंडिया के खिलाफ जो सीरीज है उनकी होम सीरीज ओडीआई के अंदर उनकी वापसी हो गई है और वो इंडिया के खिलाफ होम सीरीज खेलेंगे। तो ये थी आज की न्यूज, आज का स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में प्लीज मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल के ऊपर जो घंटी का बटन बेल आइकॉन बना हुआ है उसको प्रेस करें और ऑप्शन पे ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी सेहत दे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह ने के बाद।